शुभ नमस्कार, मैं नवीन चौधरी। आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमताएं। जो भी बिहार स्पेशल टीचिंग की तैयारी कर रहा है, बिहार विशेष शिक्षक की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि उस जो अपना बिहार विशेष शिक्षक भर्ती का एग्जाम होगा उसमें आपसे 3 से 4% डिसेबिलिटी के बारे में पूछे जाएंगे। चाहे वो आरपीडब्ल्यूडी में शामिल की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी में शामिल की हो, चाहे आपको डिसेबिलिटी से रिलेटेड कुछ कथन दे दी जाएगा, उनमें से पूछा जाएगा कौन सा कथन किस डिसेबिलिटी से मैच खाता है। तो कम से कम 3 से 4% पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपको। आप सबको पता है कि डिसेबिलिटी के प्रश्न सीटेट में भी आते हैं, रीट में भी आते हैं, केवीएस में हर जगह डिसेबिलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2009 एनएसएफ 2005 के अकॉर्डिंग सभी बच्चों को साथ में लेकर समावेशी शिक्षा के पर जोर देता है। तो डिसेबिलिटी के प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाएंगे। साथ में एक बात इस पे भी आप ध्यान देना कि जिस कैटेगरी से आपने डीएड की है, बीएड की है, एचआईएमआर, एलडी, एमडी, जिस कैटेगरी से भी किया है, तो अपन को ये जो अपना डिसेबिलिटी है अलग से चैप्टर होता था, अधिगम अक्षमताएं या लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें हमें पढ़ाया गया है बाकायदा अपने स्पेशल एजुकेशन के जो सिलेबस था उसमें। कॉलेज टाइम में फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, एचआई से हो, चाहे आप एमआर से हो, चाहे सीपी से हो, चाहे आप किसी से भी हो, तो हमें पढ़ाया गया है। तो हमारा इसी वजह से स्पेशल स्कूल जो टीचिंग वैकेंसी आई है बिहार में, उसमें से 3 से 4% आपको देखने को मिले, क्योंकि ये अपना सिलेबस रह चुका है। ठीक है, तो बस आपसे यह कहूंगा कि आप पूरी क्लास देखें। टेलीग्राम पे आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते हैं। बस आपसे इतना कहूंगी, लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट इनके करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट को पहले इससे पहले कर लेते हैं हम डिसेबिलिटी की कुछ पर्सन पहले उनको देख लेते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी किससे संबंधित होती है। जैसे डिस्कैलकुलिया होती है, कैलकुलिया से आप याद रखें कैलकुलेटर मतलब गणना संबंधित, डिस्ग्राफिया ग्राफिया से याद रखें कि लेखन संबंधित, कि लिखने से संबंधित जो भी आपकी क्षमताएं होती है, जो भी डिसेबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया। एडीएचडी आपका क्या है? अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर अटेंशन यार ये इंग्लिश में नाम नहीं आता, ध्यान अभाव व संक्रियात्मक विकार। ठीक है, एडीएचडी से आप याद रखिए। गति संवेदी है, आपकी मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं रहता। बच्चा पैर नहीं पकड़ सकता, बच्चा अपने सॉक्स नहीं पहन सकता, बच्चा अपने जूतों की सूज नहीं बांध सकता, अपनी बैग नहीं उठा सकता, अपनी साइकिल नहीं चला सकता, वह कुछ वस्तु नहीं खा सकता, कुछ खाना नहीं खा सकता। तो इस तरह से होते हैं जो आपके क्या होते हैं कि आपके लोकोमोटर संबंधी आपकी डिसेबिलिटी होती है। फिर आती है आपके डिसलेक्सिया से आप रखें क्या? डिसलेक्सिया। आपको याद करने की ट्रिक बताऊं डिसलेक्सिया की ट्रिक है भाई, लेक्सिया है ना, डिसलेक्सिया थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, तो डिसलेक्सिया ये क्या है? ले पे अपन बोलते हैं ना, जाके पढ़ ले, पे ढे ले। ठीक है, पे ढे ले। तो जहां से ले शुरू होता है, यहां से ले शुरू होता है, ले से पठन, पढ़ ले, पठन, पढ़ ले, जाके पढ़ ले। तो डिसलेक्सिया ले से पे ढे ले, इसमें ले लास्ट में आता है, इसमें ले लास्ट में आता है। पढ़ ले से पठन विकार हो गया कि बच्चा किसी वस्तु को या किसी कोई शब्दों को, किसी अंगों को सही से नहीं पढ़ पाता। जैसे 9 को 6 पढ़ लेगा और 6 को क्या पढ़ लेगा? 9 पढ़ लेगा। वाच को क्या पढ़ लेगा? वाच को साव पढ़ लेगा। वह लकड़ी को लड़की पढ़ लेगा, लड़की को लकड़ी पढ़ लेगा। वो क्या होता है? आपका पठन विकार। ठीक है, सवलीनता सव का मतलब अपने अंदर, लीनता मतलब खोए रहना, लीन का मतलब खोए रहना, सव का मतलब खुद के अंदर। तो वो बच्चे जो सामाजिक संपर्क से अलग रहते हैं, वो अपने आप में मस्त हुए रहते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो क्या होता है? सवलीनता। इसी काम को बार बार दोहराने की आवृत्ति, जैसे घर के बाहर चला जाएगा, वापस आ जाएगा, इधर चला जाएगा, वापस आ जाएगा, थोड़ा सा खेल लेगा, फिर बैठ जाएगा, फिर रोने लग जाएगा, फिर हंसने लग जाएगा। तो एक ही कार्य को बार बार करने की प्रवृत्ति होती है, वो आप क्या होती है? आपकी सवलीनता है, अपने आप में खोए रहना। ठीक है, फिर आता है आपका डिस्कैलकुलिया। ये मैंने आपको बता ही दिया। यह एक क्षमता है जो एक शिक्षार्थी की गणितीय गणना करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह आनुवंशिक समस्या से व्यक्ति की आनुवंशिकता के कारण होती है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है। डिस्पेशिया से आप याद रखिए आंशिक बधिरता है, यह क्षीण क्षमता है जो बोले गए शब्दों को समझने पर उपयोग करने की क्षमता को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क क्षति है और बीमारियों के कारण होता है।
और भाषा और भाषण का प्रदान करने से ठीक किया जा सकता है। डिस्पेक्सिया, ठीक है, डिस्पेसिया, याद रखें डिस्पेसिया, ठीक है। डिस्पेसिया क्या है? अपनी डिस्पेसिया है बच्चा अपने बातों को किसी के सामने पेश नहीं कर सकता, अपने भावों को किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकता। वो क्या सोच रहा है, उसे क्या पूछना है, क्या होता है, भाषा बोलने में जिनको कठिनाई होती है होता है डिस्पेक्सिया, ठीक है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। ये है आपके सामने क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं। आपको अवश्य इन क्लास से कम आपके डिसेबिलिटी कितने % देखने को मिलेंगे आपको बिहार स्पेशल भर्ती में 3 से 4% देखने को मिलेंगे। सीटेट में आपको 2% अवश्य देखने को मिलते हैं। सीटेट के साथ ही इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्वेश्चन अपने वो विद्यार्थी जिन्हें वाच विकल्प पे है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? वो विद्यार्थी जिन्हें वाच मतलब बोलना विकल्प है उनके सफल समावेशन हेतु निम्न में से किसे वर्जित करना चाहिए? मानकीकृत आकलन करना चाहिए क्या? लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए क्या? व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय होना चाहिए? बहुसंवेदी शिक्षा शास्त्रीय उपागम होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए भाई? व्यक्तिगत लक्ष्य समुच्चय होना चाहिए, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए या मानकीकृत आकलन होना चाहिए? वो विद्यार्थी जिन्हें वाच विकल्प है, जिन्हें बोलने में दिक्कत है, उनके सफल समावेशन हेतु निम्नलिखित में किसे वर्जित करना है, किसको रोकना है कि हमें ये नहीं करना? किन बच्चों के साथ जिन बच्चों में क्या है कि आपको बोलने से संबंधित कुछ है, कुछ डिसेबिलिटी है, तो हमें क्या करेंगे? मानकीकृत आकलन नहीं करेंगे अपन, ठीक है। फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, किस प्रकार के अक्षम बच्चों के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? कि वो कौन से बच्चे होते हैं जिनके लिए हम साइन लैंग्वेज यूज करते हैं? आपने पढ़ा होगा जो HI में होते थे, हेयरिंग डिपार्टमेंट में होते थे, स्पेशल स्कूल में, स्पेशल कॉलेज में, उन बच्चों के साथ हम क्या करते थे? साइन लैंग्वेज में बात करते हैं कि बेटा A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। इस तरह से हम करते थे। वो किन बच्चों के साथ करते थे? क्या जो बच्चे श्रवण सुनने में अक्षम होते थे उनके साथ करते थे, या जो दृश्य अक्षम जिनको दिखता नहीं था उनके साथ करते थे, या जिनको CP में होते थे उनके साथ करते थे, या भाषा में अक्षम होते थे उनके साथ करते थे, जो कुछ बोल नहीं सकते थे उनके साथ करते थे? तो किसके साथ करते थे? जो बोल नहीं सकते थे, फिर वो तो सुन सकते हैं, तो उनके साथ साइन लैंग्वेज का करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि उनको बोल के बताया जा सकता है। तो हम किन के साथ करते थे? जो हेयरिंग डिपार्टमेंट वाले बच्चे थे, HI कैटेगरी में थे, उनके साथ हम क्या करते थे? साइन लैंग्वेज में बातें करते थे, उनको साइन लैंग्वेज में पढ़ाते थे। कौन सा होगा? श्रवण अक्षमता हो जाएगी आपकी। क्या होगी? श्रवण अक्षमता, लिसनिंग डिसेबिलिटी, जिन बच्चों को सुनने में दिक्कत है उनको। फिर आता है ब्रेन लिपि पर आधारित है। ब्रेन लिपि किस पर आधारित है? ब्रेन लिपि दिवस कब मनाया जाता है? अभी जनवरी में आया था। कब? 4 जनवरी को। कब? 4 जनवरी को ब्रेन लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ब्रेन लिपि दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को, याद रखें, जो अभी पीछे आया था अपने जनवरी में, ठीक है। तो ब्रेन लिपि किन पर आधारित होती है? बिंदुओं पे होती है, रेखाओं पर होती है, या उभार पर होती है? इनमें से कोई नहीं। तो किस पे होती है ब्रेन लिपि? ब्रेन लिपि एक कागज होता है, मैं आपको बता दूं, एक कागज होता है, ठीक है। उसके ऊपर ऐसे पीछे से कोई नुकीली चीज चुबा के उससे 6 पॉइंट बनाए जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो किस पे आधारित होती है? बिंदुओं पे आधारित होती है ब्रेन लिपि। बिंदुओं पे आधारित, कितने बिंदुओं पे आधारित होती है? 6 बिंदुओं पे आधारित होती है मेरे भाई। 6 बिंदुओं के माध्यम से ब्रेन लिपि में, ब्रेन लिपि जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, जो अंधे होते हैं, उन बच्चों के लिए ब्रेन लिपि में पढ़ाया जाता है। तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, उनको पढ़ाया जाता है कि भाई ये ऐसे करेंगे तो ये आपका L बन गया, और हम ऐसे करेंगे तो क्या, उसको ऐसे टच करके ऐसे करा के आंखें बंद करवा के ऐसे, तो वैसे करके टच करा के फील करवा के पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो किससे पे आधारित होती है? बिंदुओं पे आधारित होती है। फिर चलता है क्वेश्चन नंबर अपन 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन है अपना, एक भाषा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल निष्कर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया पहले तो आप ये देखिए डिसलेक्सिया होता क्या है। डिसलेक्सिया मैंने बताया था ना, पैडेले, क्या हो गया? पठन विकार। पठन, जहां पे डिसलेक्सिया होता है वहां पे आपका पठन विकार भी होता है, लिखने से संबंधित भी आपकी क्या होती है? पढ़ना, पठन और लिखन। डिसलेक्सिया में आपको पढ़ना और लिखना दोनों ही आपके
विकार आते हैं जिसमें जैसा बच्चा पढ़ेगा वैसा ही लिखेगा। अब मैं कुछ शब्दों को गलत पढ़ रहा हूं तो मैं वो के है ना कि हिंदी में जैसा पढ़ा जाता है वैसा ही लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। तो मैं जिन शब्दों को सही से पढ़ूंगा नहीं, मैं ब्लैक बोर्ड पे लड़की लिखा हुआ मैं लकड़ी पढ़ लूंगा तो मैं लकड़ी लिखूंगा। तो वैसे ही पठन विकार और लेखन विकार दोनों क्या है, एक साथ। पठन विकार और लेखन डिसलेक्सिया पठन से भी है लिखने से भी, ठीक है। एक भाषा कक्षा में डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों के सफल पर लिखना है ना, वो डिस्ग्राफिया अलग है। और अगर डिस्ग्राफिया नहीं हो तो आपको क्या है, पठन विकार में आपका क्या आ सकता है, डिसलेक्सिया भी आपका आ सकता है, ठीक है, और लिखन में भी आ सकता है। तो हस्तशिल्प कार्य जमा करने के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित करना। तो सख्त समय सीमा आपका क्या है, नेगेटिव वर्ड है भाई, क्या है, सख्त सीमा। जरूरी नहीं है बच्चे को कि 15 मिनट में, या जो बच्चा लिखने में सही नहीं है और किसी चीज को पढ़ के अच्छे से नहीं समझ पाता, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि बाकी बच्चे 45 मिनट में पूरा अपना लिखने का काम पूरा कर रहे हैं। तो वो जो बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, वो भी 45 मिनट में ही करेगा, क्योंकि उसमें डिसेबिलिटी है। तो उसको अतिरिक्त समय दिया जाए, जैसे अपने आरटी में और वो दिया गया है ना कि सामान्य बच्चे हैं उनके तो 6 से 14 वर्ष तक, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। वैसे इनको क्या अतिरिक्त समय दिया जाए। तो सख्त समय नहीं होना चाहिए। कक्षा में नोट लेने के बजाय वॉइस रिकॉर्डिंग की अनुमति देना चाहिए, सही बात है। हस्तलिखित के बजाय टाइप किए गए और मुद्रित दत्त कार्य की अनुमति देना चाहिए। व्यक्तिगत गति से पढ़ने और लिखने के अवसर देने चाहिए कि बच्चे में कोई डिसेबिलिटी है तो उसमें अगर पढ़ने में देरी हो रही है तो उसको क्या देना है, व्यक्तिगत टाइम देना चाहिए, कि सभी को उनकी जरूरतों के अनुसार टाइम दें और उनके अवसर दें। कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपन 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग हकलाने को संबोधित करने के लिए किया जाता है। कौन सी तकनीकी का उपयोग हकलाने को संबोधित करने के लिए कहा जाता है। हकलाना क्या होता है, बच्चा अच्छे से बोल नहीं पाता, क्या होता है ये आपका, बोल नहीं पाता, डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया, अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाता उसे, ठीक है। तो इनमें से कौन सी तकनीक का उपयोग हकलाने से संबोधित करने के लिए किया जाएगा। उद्देश्य क्या, बच्चे को उद्देश्य पूर्ण भाषण देना चाहिए, नहीं। क्या व्यावहारिक भाषण देना चाहिए, नहीं। विलंबित भाषण देना चाहिए, नहीं। दीर्घकालीन भाषण देना चाहिए, बच्चों को क्या देना चाहिए, दीर्घकालीन भाषण देना चाहिए। और लंबे समय तक बोलता रहेगा, मतलब कुछ एक बच्चा है उसको हम खड़े करके पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ रहा है हटका रहा है, पढ़ रहा है हल्का रहा है, पढ़ रहा है हकला रहा है, तो वो लंबे समय तक उसको हम 2 3 4 5 10 महीने प्रैक्टिस कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, एकदम उसमें हकलाना छोड़ देगा। और बार बार अभ्यास से क्या हो जाएगा, उसका दीर्घकालीन अभ्यास हो जाएगा और दीर्घकालीन भाषण हो जाएगा। दीर्घकालीन अभ्यास से क्या हो जाएगा, हकलाने की प्रवृत्ति है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन आपके सामने 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है कि अस्थि बधिर बच्चों में डैश के होने की संभावना होती है। अस्थि क्या होती है, आपकी मांसपेशियां, ठीक है, मांसपेशियां। अस्थि होती है मेरे भाई मांसपेशियां। जिन बच्चों का हाथ का अच्छे से काम नहीं करना, जिन बच्चों का पैर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, जो बच्चे अपने शूज नहीं बांध पा रहे, जो बच्चे अपना बैग नहीं उठा पा रहे, जो बच्चे अपना पेन नहीं चला पा रहे अच्छे से, जो बच्चे खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे, उनका हाथ उनके कहने पे काम नहीं कर रहा, मतलब उसके आंखें और हाथ और पैर क्या है एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो उन बधिर बच्चों में होने की संभावना होती है। क्या होने की संभावना होती है, या डिस्ग्राफिया होने की संभावना होती है, या डिस्थीमिया होने की संभावना होती है, या डिस्केलिकुलिया या डिसलेक्सिया, बताइए कौन सा होने की संभावना होती है। मांसपेशियां मैंने आपको बताया लोकोमोटर, क्या लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो डिस्ग्राफिया तो लिखने से संबंधित हो गया, डिस्केलिकुलिया गणित से संबंधित, और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित हो गया। डिस्ग्राफिया आपका लिखने से संबंधित, इधर होकर लिखना पड़ेगा, क्या हो गया, लिखने से संबंधित, ठीक है। फिर आपका आ गया है डिस्केलिकुलिया गणित से संबंधित। डिसलेक्सिया आपका क्या हो गया, पढ़ने से संबंधित। डिस्थीमिया को दूसरा नाम क्या है, डिस्थीमिया का दूसरा नाम डिस्प्रेक्सिया, क्या, डिस्प्रेक्सिया भी आपको देखने को मिल सकता है परीक्षा में, और डिस्थीमिया भी देखने को मिलता है। मांसपेशियों से संबंधित जो अधिगम विकार होता है वो तो आपका डिस्थीमिया या डिस्प्रेक्सिया, जो बच्चा अपने मतलब मांसपेशियों को, हाथों को, पैरों को अच्छे से चला नहीं सकता, ठीक है।
वो होता है आपका अस्थिबद्र बच्चे। ठीक है, फिर चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक बच्चा अपनी आंखों को बार बार रगड़ता है, वह बार बार झपकाता है और अपनी पलकों को एक साथ मिलाता है। ठीक है, एक बच्चा अपनी आंखों को बार बार रगड़ता है, वह बार बार झपकाता है और अपनी पलकों को एक साथ मिलाता है, वह डैश से पीड़ित है। बताइए वह किस से पीड़ित है? श्रवण विकार से, दृष्टि विकार से, या भाषण विकार से, या अधिगम विकार से? बताइए मेरे भाई कौन से संबंधित है? आंखों को बार बार रगड़ रहा है, पुतलियों को ऐसे जल्दी जल्दी झपका रहा है और अपनी पलकों को बार बार मिला रहा है, मतलब कोई ये आपस में इधर आ रहे, बाहर जा रहे, ऊपर जा रहे, ऐसे जा रहे, तो किससे संबंधित है? आंखों ही आ गई, तो आंखों से क्या हो सकता है? आंखों से आपकी दृष्टि विकार हो सकता है। क्या? दृष्टि विकार। श्रवण विकार आपका किससे होता है? कानों की वजह से। तो भाषण विकार आपके होठों के तालवे से और आपके जाड़ जो दांत है इनकी वजह से हो सकता है। अधिगम विकार आपका क्या होता है? मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लास लंबी ना हो जाए इस वजह से जल्दी जल्दी कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, यदि कोई बच्चा अपने क्षेत्र में आयु उपयुक्त सूक्ष्म पेशे कौशल होने के बावजूद जूते के फीते बांधने, कपड़े के बटन लगाने और बर्तनों का उपयोग करने में लगातार संघर्ष करता है, तो यह किसका संकेत देता है? बताइए। यदि कोई बच्चा अन्य क्षेत्रों में आयु उपयुक्त सूक्ष्म पेशे कौशल, सूक्ष्म पेशे कौशल कौन से होते हैं? जिनमें जो कोई आप काम कर रहे हो, जिसमें आपका शरीर का कोई एक अंग काम कर रहा है, जिसे मैं लिख रहा हूं तो मेरा सिर्फ हाथ काम कर रहा है, मेरी पूरी बॉडी काम नहीं कर रही। ठीक है, और मैं अगर बाल बना रहा हूं तो क्या मेरा एक हाथ काम कर रहा है, मगर मैं सिर्फ साइकिल चलाऊंगा ना तो मेरा पूरी बॉडी काम करेगी। तो आपका जिसमें एक अंग काम करे, जिस कार्य को करते हो, तो वो आपके सूक्ष्म पेशे कौशल। ठीक है, और जो सूक्ष्म और स्थूल, जो स्थूल पेशे कौशल होते हैं वो उसमें पूरी बॉडी आपकी कार्य करती है। जैसे आप तैरोगे तो आपको पूरी बॉडी हिलानी पड़ेगी, पूरी बॉडी क्या करेगी? मूवमेंट करेगी। मगर आप लिखोगे तो आपका एक अंग काम करेगा। तो वो जो एक अंग काम करता है सूक्ष्म मतलब जिसमें छोटे अंग काम करते हो, स्थूल मतलब जिसमें पूरी बॉडी काम करती हो। ठीक है, आयु उपयुक्त सूक्ष्म पेशे कौशल होने के बावजूद जूते के फीते बांधने, कपड़े के बटन लगाने और बर्तनों का उपयोग करने में लगातार संघर्ष करता है, तो यह किसका संकेत देता है? कि एक बच्चा है जो जूते बांध रहा है, जूते बांधने में और अपना खाना खाने में, बर्तन को काम में लेने में लगातार संघर्ष करता है, तो किसकी तरफ संकेत देता है? क्या डिस्प्रेक्सिया की? डिस्ग्रेफिया मैंने आपको बताया था, डिस्टोपिया, डिस्ग्राफिया मैंने आपको बताया था कि क्या होता है भाई? लिखना, लिखने से संबंधित विकार। डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित। ठीक है, और डिस्प्रेक्सिया क्या होता है आपका? डिस्प्रेक्सिया होता है आपका शारीरिक कौशलों, मतलब आपका जो सूक्ष्म कौशल हो गया और स्थूल कौशल हो गया, उनको क्या करने में बच्चा अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाता, अपने अंगों का अपने हिसाब से प्रयोग नहीं कर पाता, वो क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, फिर चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्ग्राफिया क्या होता है मेरे भाई? बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दे दो जल्दी से। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है एक भाषण विकार है। क्या भाषण विकार? तो डिस्ग्राफिया नहीं है, डिस्ग्राफिया तो लिखने से संबंधित है, तो इस ऑप्शन को काट दीजिए। एक गतियुक्त विकार है क्या, जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधित है। गतियुक्त विकार कौन सा होता है? जिसमें आप अपने शरीर के अंगों को काम में नहीं ले सकते, अच्छे से लिख नहीं पाते, अच्छे से बर्तन काम में नहीं ले सकते, अपने शूज नहीं पहन सकते, टाई नहीं बांध सकते, अपना ड्रेस नहीं पहन सकते, वो क्या होते हैं आपके? एक गतुक, जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय कौशल, उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं इसको। तो डिस्प्रेक्सिया। हमें पूछा गया डिस्ग्राफिया एक तंत्रिका विकार है जिसमें विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, तो ये डिस्ग्राफिया आपके तंत्रिका विकार होता है। क्या है? तंत्रिका विकार होता है। एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें विशेषता ध्यान और अभाव को आवेगशील व्यवहार है, वो तो एडीएचडी हो गया आपका, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर चलते हैं नंबर अपन लास्ट क्वेश्चन है क्या अपना? ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। अगर आपको अच्छी लगा है क्वेश्चन, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अच्छे थे, क्लास अच्छी थी, लाइक कर दीजिए भाई और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको सारे जैसे सीटेट का पेपर होता था मैराथन लेके आपको पूरी कंप्लीट करवा देंगे बिहार शिक्षक भर्ती के, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा पहचाने गए बच्चों को पर्यावरण शिक्षण प्रदान करने का 4 कारणों में से एक नहीं है? यूनेस्को ने जो यूनेस्को में मीटिंग हुई थी इन्वायरमेंट को लेके, वहां पे 4 कौशल दिए गए थे कि पर्यावरण के लिए आपको ये प्रयास करना है। उनमें से तीन तो इनमें है पर एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? 4 कारणों में से एक नहीं है,
तो कौन सा नहीं बताइए। अपने परिवेश के बारे में जानने की उसमें क्षमता को बढ़ाना, बच्चे को उसके इन्वायरमेंट के बारे में जानने की उसकी क्षमता को बढ़ाना, ये तो सही है। उन्हें पर्यावरणीय समस्या के प्रति अधिक जागरूकता बनाना, ये भी सही है कि पर्यावरण इन्वायरमेंट के प्रति उन्हें क्या करें, उन्हें जानकारी दें, उन्हें जागरूक बनाएं, उन्हें कहें कि पर्यावरण बचाना है, पेड़ पौधे लगाने हैं, पानी को भी बचाना है, पेड़ पौधे बचाने हैं, सभी चीज को ध्यान रखना है। पर्यावरण की देखभाल और सुधार में उनकी रुचि को बढ़ावा दें, उनकी रुचि को भी बढ़ाना है कि आप पेड़ लगाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आपको लकड़ियां मिलेगी। तो उसी तरह से क्या करना है, जागरूक बनाना है। तो पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, तो चौथा बचा फिर वही नहीं होगा। उनमें पारिस्थितिक ज्ञान को ऊर्जा और वन्य जीवन जैसे विषयों तक सीमित रखना, सीमित नहीं रखना। बच्चे को क्या करना है, ऑलराउंड डेवलपमेंट करने हैं बच्चे के, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जीवन से मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक उसका डेवलपमेंट होता रहे, ऐसा कुछ प्रवेश तैयार करना है। उसके पारिस्थितिक ज्ञान और ऊर्जा और वन्य जीवों जैसे विषयों तक सीमित नहीं करना, उनके रियल लाइफ से भी कनेक्ट करना है। हर एक तरह से उसे इन्वायरमेंट के बारे में ज्ञान देना है और उससे संबंधित जानकारियां देनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट।